बार पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। दुबई के मैदान में पाकिस्तान को जमीन दोज कर दिया। इंडिया, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया आज भारतीय क्रिकेटरों द्वारा, जो लॉन्च हुआ है। एक एक छक्के, एक एक चौके जो थे वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह पाकिस्तानियों के छाती में जाके बम फूट रहे थे। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया मुकाबला, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। यही आज की सबसे बड़ी खबर, जिसके साथ आगे का एजेंडा में हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आपको बता दें कि कल टीम इंडिया ने मैदान पर जो करिश्मा किया, उससे धूल न सिर्फ पाकिस्तान की टीम को चटाई, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान आतंकवादी देश है। एक बार फिर भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तान को, और इस बार ये काम किया हमारे रन बाकुरों ने। जी, हमारे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने, जब महज 16वें ओवर में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जो 128 रन का लक्ष्य दिया गया था, उसे चेज कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वो विनिंग शॉट जो लगाया, छक्के के साथ भारत को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 127 रन बनाए, 128 का लक्ष्य दिया। कुलदीप यादव को 3 सफलताएं मिली थी। बुमराह, अक्षर को 2-2 विकेट मिले। टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरू से ही आक्रामक मोड में थी। अभिषेक शर्मा के बाद तिलक ने अच्छी पारी खेली, लेकिन एक छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ऐसे टिके कि नाबाद 47 रन की पारी खेलते हुए भारत को बड़ी आसानी से जीत दिला दी। और ये जीत तब और बड़ी हो गई जब मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सेनाओं के लिए, जो हमारे देश के पराक्रम और शौर्य को बताती हैं, और साथ ही पहलगाम पीड़ितों के लिए समर्पित कर दी। तो मजबूती से खड़ी हुई क्रिकेट टीम नजर आई अपने देश के साथ, अपने देश के आतंक पीड़ितों के साथ, और सलाम करती भारतीय क्रिकेट टीम नजर आई इस जीत को समर्पित करते हुए सेना के शौर्य को। तो एशिया कप और इस मैच में भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, बल्कि कई मोर्चों पर पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं, जिसकी चर्चा इस वक्त दुनिया भर में हो रही है। जब कल मैच से पहले टॉस हो रहा था, उस टॉस के वक्त औपचारिक तौर पर जो दोनों टीमों के कप्तान हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन यहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। बिना हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम में वापस लौट गए सूर्य कुमार यादव। और फिर जब भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद भी जो एक परंपरा रही है कि दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, भारतीय टीम मैदान पर नहीं आई और किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। बिना हाथ मिलाए हमारे खिलाड़ी वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए। दरअसल ये जो जेस्चर्स हैं, दरअसल वो ये दिखाते हैं कि हम खेल भावना के साथ तो हैं, हम प्योर प्रोफेशनल्स तो हैं क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन वो देश जो हमारा दुश्मन देश है, वो देश जो आतंकवाद की जन्मभूमि है, उस देश से हम किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते। जो देश आतंकवाद को पनाह देता है, हम खेल के लिए मैदान पर उतरेंगे, लेकिन उस देश के खिलाड़ियों से हम हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते। तो टीम इंडिया ने कल जो किया है, उसने उस विवाद को खत्म कर दिया है जो मैच के पहले हो रहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। टॉस के समय सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जीत के बाद सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम में लौट गए। जीत के बाद भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में खड़े थे, फिर भी उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ
भारत बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हम खेल के साथ हैं, लेकिन आतंक के खेल के साथ हम नहीं हैं। तो पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद देश में अब जश्न का माहौल है। भारत की जीत के साथ ही देश की सड़कों पर क्रिकेट फैंस का हुजूम उमड़ा। तिरंगा लेकर जश्न मनाते हुए फैंस नजर आए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे अलग अलग शहरों में जश्न मनाया गया। कहीं पटाखे चलाए गए, कहीं मिठाइयां बांटी गईं। एशिया कप में भारत के जीतने के बाद देर रात तक यूं ही जश्न मनता रहा। तो देखिए कैसे पाकिस्तान की हार के बाद देश में ये जश्न का जज्बा देखने के लिए मिला। वंदे मातरम की गूंज सुनाई पड़ रही थी, हाथों में तिरंगे थे, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा था, पटाखे चलाए जा रहे थे। रात के अंधेरे को चीरती हुई रोशनियां पटाखों के तौर पर, आतिशबाजी के तौर पर हर तरफ देखने को मिल रही थी। इंडिया ने ये मैच जीता है और पाकिस्तान के साथ मैच जीतना हमेशा हमें बहुत खुशी देता है और काफ़ी सब पाकिस्तान के साथ हम जो मैच जीते हैं उससे हम एक्साइटेड है काफ़ी। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमें बहिष्कार का मतलब होता है बहिष्कार। चाहे आपने दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था, हमने वो भी बहिष्कार कर दिया था, तो ये मैच भी बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। हमें उनकी एक्चुअली में पाकिस्तानी क्या है, उनकी औकात जो बोलते हैं, हमें वो दिखानी चाहिए कि हम आपसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। चाहे वो मैच का हो, अब जंग छिड़ी है तो मोदी जी के साथ हैं और जंग छेड़ के ही रहेंगे। मैं खुश हूँ कि इंडिया जीत गया है और अपन ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हराया है और उनको बता दिया है कि इंडिया इंडिया ही है। और सूर्या की कैप्टनसी में हमने ये मैच बहुत बढ़िया रहा। जिस प्रकार से हमारे नौजवान लोग बॉर्डर पे धूल चटाते हैं, वैसे क्रिकेटर लोग यहाँ मैदान में चढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जश्न की तस्वीरें देश भर से सामने आई हैं। उधर पटना से लेकर रायपुर तक लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी मना रहे थे। टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और क्या कह रहे थे फैंस, ये सुनना भी जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया आज भारतीय क्रिकेटरों द्वारा जो लॉन्च हुआ है। एक एक छक्के, एक एक चौके जो थे वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह पाकिस्तानियों के छाती में जाके बम फूट रहे थे। डोमिनेशन दिखाया है भारतीय टीम ने, तो जैसे कि कहा जा सकता है कि कोई कंपटीशन नहीं है भारतीय टीम का इस एशिया कप में। बस एक चीज पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि यार मैच भी खेलना हो तो थोड़ा टफ कंपटीशन दिया करो कि लोग देखे तो थोड़ा मजा आए। अब पाकिस्तान में टीम में वो बात नहीं रही। दुबई के मैदान में पाकिस्तान को जमीन दोज कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। सभी प्लेयर को सैल्यूट। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में मिली जीत को भारतीय सेना और पहलगाम आतंकवाद हमले के पीड़ितों को समर्पित किया। मैच खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है, ये जीत भारतीय सेनाओं के लिए है जो हमारे देश के पराक्रम और शौर्य को बताती है। हम पहलगाम पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि वो हमें इसी तरह प्रेरित करते रहेंगे। हम उन्हें हमेशा ग्राउंड से मुस्कुराने का मौका देंगे। हमें जब भी मौका मिलेगा हम उनके चेहरे पर खुशी लाएंगे। We had perfect our government and BCCI, we were aligned together, and rest we came here, we took a call, and I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible.
दिल खुश कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। बड़ी परिपक्वता से पाकिस्तान को करारा जवाब जो भारत के इस रवैये से मिला है, भारतीय खिलाड़ियों के इस रवैये से मिला है। और बहुत सही बात सूर्य कुमार यादव की तरफ से कही गई कि देखिए, खेल भावना से बढ़कर भी कुछ भावनाएं होती हैं और ऐसे में वो जो देश की भावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। पाकिस्तान की टीम को ऐसा पहले तो पीटा खेल में और उसके बाद वो जिस तरीके का स्नब भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से किया गया, वो आने वाले वक्त तक पाकिस्तान की टीम को याद रहेगा और सालता रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार किया तो पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के कोच माइक हेसन कल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं हम तो भारतीय टीम के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन विरोधी टीम ने ही हमसे हाथ नहीं मिलाया। और ऐसे में माइक हेसन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये सुनाते हैं आपको। Our opposition didn't do that. We sort of went over there to shake hands, and they'd already gone into the changing room. So that was a disappointing way, obviously, for the match to finish, and a match that we were, disappointed the way we played, but certainly were willing to go and shake hands. वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपनी ही टीम को निशाने पर लिया है। शोएब अख्तर की तरफ से कहा गया, मैं निराश हूं, इसे देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन भारत को बधाई, उन्होंने अच्छा खेला। शोएब अख्तर ने इससे आगे बढ़कर मैच के हार जीत के फैसले से आगे बढ़कर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और शोएब अख्तर की तरफ से कहा गया, हाथ मिलाओ, ये क्रिकेट का खेल है, अगर ग्राउंड पर मैं होता तो जरूर हाथ मिलाता। शोएब अख्तर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर मैं ग्राउंड पर होता तो जरूर हाथ मिलाता, लेकिन वही हाल तो अभी भी है। अभी भी जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से तो कहा ही गया कि हम तो हाथ मिलाने के तैयार थे। हमारे पास टैलेंट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है यार, बस इट इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्पीचलेस एंड ऑब्वियसली इट इज हार्टनिंग, डोंट नो व्हाट टू से, बट हैट्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन। और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके लिए, हम बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको यार हैंडशेक कर लो। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके, होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू not to shake hands and just go like this. मुझसे नहीं होता यार, I will go shake my hands with my enemies, that's fine. So, but इसको political मत बनाओ यार, इसे गेम रहने दो। I don't like the post match ceremony, I'll be honest with you. ठीक किया सर। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये। वैसे भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने एसीसी में विरोध दर्ज करा दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, इसी को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। देखिए, एबीपी न्यूज पर कल भी जब हम इस मामले को लेकर कवरेज कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि अब पाकिस्तान जो है ना, वो कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वही हाल पाकिस्तान का अब की बार हुआ है। अब पाकिस्तान किस मुंह से मैदान पर उतरेगा, क्योंकि अब की बार भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने खेल के मैदान से पाकिस्तान को बेनकाब किया है, दुनिया को बताया है कि दरअसल खेलना तो हमारी मजबूरी है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो हम खेलेंगे, लेकिन ये है आतंकवादी देश और इसके खिलाड़ियों के साथ हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे। वो देश जिस पर खून के धब्बे हैं निर्दोष हिंदुस्तानियों के, उस देश के खिलाड़ियों के साथ हम हाथ तो नहीं मिलाएंगे। और हाथ ना मिलाना मतलब ये एक बड़ा मैसेज, और वो भी लाउड एंड क्लियर अंदाज से पाकिस्तान पर सीधा निशाना जो भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से साधा गया है। और ये वो पाकिस्तान है, मैं फिर से दोहरा दूं, जो आतंकवाद का सिरमौर है। ये वो पाकिस्तान है, मैं फिर से दोहरा दूं, जो आतंकवाद की जन्मभूमि है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी तो नीति ये रही है कि हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा घोंपते रहो, हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाते रहो, बस अब और नहीं। अब जो मंच होगा, जब मौका मिलेगा, हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान को बेनकाब करने से नहीं चूकेंगे। ये भारत ने जब मैसेज दिया और अब की बार खेल के मैदान से मैसेज दिया तो बौखलाहट देखिए कैसी पाकिस्तान की सामने आई है। पाकिस्तान ने एसीसी में विरोध दर्ज कराया है। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
तो पाकिस्तान ने एसीसी में विरोध दर्ज करा है। मतलब बड़ा ही बचकाना रवैया ये पाकिस्तान का देखने के लिए मिल रहा है। मैं और डिटेल्स का इंतजार कर रही हूं कि आखिरकार जो विरोध दर्ज कराया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उस विरोध में पाकिस्तान की तरफ से कैसे रोया गाया गया होगा, मतलब पाकिस्तान ने क्या कहा होगा। हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हम तो हाथ नहीं मिलाना चाहते। भारत जो है उसकी नीति तो स्पष्ट है। देखिए, हम तो साफ कह चुके हैं कि ना गोली बोली साथ चलेगी, ना खून और पानी साथ बहेगा। हाँ, खेलने के लिए उतरे हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे खिलाड़ियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इससे, तो वो उतरे खेल के मैदान पर प्रोफेशनल्स की तरह। उन्होंने खेल खेला है, खेल भावना के साथ हमने खेल खेला है, पूरा जी जान लगाकर हमने खेल खेला है। लेकिन हाथ मिलाना तो हमारी मजबूरी नहीं है ना। हम क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गले लगे, हम क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाएं। ये पप्पियां झप्पियां पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हम तो नहीं करेंगे। ये भारत की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है। खेलेंगे, हम प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स की तरह मैदान पर उतरेंगे, खेलेंगे, पाकिस्तान को खेल के मैदान पर पटखनी भी देंगे। करके दिखाया है सूर्य कुमार यादव और उनके शूरवीरों ने। ये रणबांकुरे थे जिन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई, और अब की बार ये टीम इंडिया के रणबांकुरे खेल के मैदान पर जिन्होंने पाकिस्तान की मिट्टी पलीत की, और उसके बाद यही रणबांकुरे जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर दुनिया भर में ये संदेश दिया कि ये वही पाकिस्तान है जिसको लेकर भारत आपको बताता रहता है कि आतंकवादी देश है, और आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो फिर इस पाकिस्तान पर लगाम लगाना जरूरी है। और वही मैसेजिंग, जो संदेश हम देते रहे हैं, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। खैर, आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक मौजूद है, और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, ये रोना गाना पाकिस्तान का शुरू हो गया है, एसीसी में शिकायत, किस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं भाई? हाथ मिलाना चाहते हैं हिंदुस्तान से? देखिए, इसका कोई इस कंप्लेंट जो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करा है एशियन क्रिकेट काउंसिल को, सिर्फ इसी बात को लेकर किया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन खुद मोहसिन नकवी है, जो पीसीबी के चेयरमैन भी है, सिर्फ इसी लिहाज से किया, क्योंकि उसके अलावा इसका कोई सर पैर नहीं है। जब भी कंप्लेंट तब होती है जब क्रिकेट का कोई रूल या कोई नियम तोड़ा जाता है। मैच रेफरी अगर कोई एक्शन लेता है तो वो तब लेता है जिसके बेसिस पे कोई रूल हो। ये एक कस्टमरी हैंडशेक होता है जो कि एक वॉलंटरी रिएक्शन होता है बिटवीन द प्लेयर्स, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब तब दिखाते हैं जब सामने की टीम उसको डिजर्व करती हो। तो इंडियन टीम ने हैंडशेक ना करके पूरी दुनिया को वो सिग्नल दे दिया जो वो देना चाहता था, जो कि बिल्कुल सही था उस वक्त मैदान पर। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने किया है, क्योंकि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है वो कस्टमरी होता है, वो मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के कमिटमेंट्स होते हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जब डील साइन करता है तो उसके साथ होता है कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कैप्टन आपका आएगा और उसके साथ ये साइनिंग होती है। तो अगर इस पूरे मामले में किसी ने अगर कहीं पर कोई नियम तोड़ा है तो वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है। इंडियन टीम के खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं सकता, और क्योंकि सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ दिखाना था, क्योंकि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं फिलहाल, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड उनकी इतनी बेइज्जती हुई है। तो इसके वजह से कंप्लेंट करके अपने घर पर चीजें ठंडे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये मैसेज जो कन्वे करना था वो टीम इंडिया ने साफ तौर पर कन्वे कर दिया। टीम इंडिया को जो संदेश देना था वो संदेश दे दिया। पाकिस्तान को खेल के मैदान से भी दुनिया भर के सामने हमने बेपर्दा कर दिया। उसका मुखौटा, उसका नकाब हमने नोच डाला कि आतंकवादी देश है। खेला हमने क्योंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, खेलना जरूरी था, इसलिए हम उतरे, प्रोफेशनल्स की तरह हमने खेला। लेकिन अब पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, अब क्या हो गई है। मिट्टी पलीत जिसको कहते हैं ना, वो पाकिस्तान की इस वक्त हो चुकी है। मुंह छुपाने के लिए पाकिस्तान पर अब कोई जगह बची नहीं है, और इसीलिए देखिए, हथकंडा कह लीजिए आप, पैतरा कह लीजिए आप, एक और जो पाकिस्तान इस वक्त आजमा रहा है, और कैसे खेल के जरिए पाकिस्तान की तरफ से वो पैतरा आजमाया गया है कि पीसीबी शिकायत कर रहा है। मतलब जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है वो एसीसी को शिकायत कर रहा है, और शिकायत किसकी कर रहा है कि साहब इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। मतलब कोई नियम है, कोई रूल है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर ये रोना गाना क्यों? तो इस रोने गाने के पीछे पाकिस्तान की सिर्फ एक वजह है कि किसी तरीके से एक फेस सेविंग हो जाए, क्योंकि वापस देश भी तो लौट कर जाना है। अपने देशवासियों को क्या कहेंगे? भारतीय खिलाड़ियों ने तो काम कर दिया, पहले खेल में पटखनी दी और फिर पूरी दुनिया में भी संदेश दे दिया, आतंकवादी देश है, खेल रहे हैं हम, हमारी मजबूरी है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसको लेकर भारत कहता है, आप सबको अवगत कराता है कि यह आतंकवादी देश है।
इससे जरा संभल कर, इस पर लगाम जरूरी, वही भारतीय खिलाड़ियों ने करके दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी दिल्ली, जहां रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर जो व्यक्ति थे उनकी मौत हुई है। यह हादसा हुआ है धौलाकुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक, जहां उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार BMW ने टक्कर मारी है। मैं डिटेल्स आपको दूंगी और साथ ही तस्वीरें भी दिखाऊंगी। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के ये वरिष्ठ अधिकारी और ये बाइक पर थे, अपनी पत्नी के साथ थे। डिप्टी सेक्रेटरी पद पर ये तैनात, इनका नाम नवजोत सिंह। नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से हरिनगर स्थित अपने घर वापस लौट रहे थे और तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसा कितना जोरदार था इसका अंदाजा ये बराबर में आप BMW की तस्वीरें देख रहे हैं ना टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको देखकर आप लगाइए कि यह हादसा कितना भयावह था। टक्कर के बाद नवजोत को अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई थी, जो जानकारी मिल रही है, जबकि उनकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। BMW कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। नवजोत की अपनी पत्नी के साथ बाइक से ही बंगला साहिब गुरुद्वारे से वापस अपने घर हरिनगर लौट रहे थे। गुरुग्राम की रहने वाली महिला गगनप्रीत के बारे में बताया जा रहा है कि गगनप्रीत दरअसल ये कार चला रही थी BMW। महिला गगनप्रीत ये कार चला रही थी, गुरुग्राम की रहने वाली है गगनप्रीत, और इसी BMW ने टक्कर मारी नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को, जिस पर नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे से वापस घर लौट रहे थे। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की एक रिपोर्ट। इसी दंपत्ति ने जो है नवजोत सिंह को और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो अस्पताल इस जगह से 19 किलोमीटर दूर है। हम आपको मैप के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह से जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर की ये दूरी है। और आपको बता दें चूंकि ये सुबह का टाइम है इसलिए जो वक्त है वो 28 मिनट दिखा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोपहर के वक्त में जब ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। जबकि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही जो कैंट हॉस्पिटल है और इसके अलावा इस इलाके में यानी कि दिल्ली कैंट के इलाके में भी कई सारे नामचीन और बड़े अस्पताल जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नवजोत सिंह को इतनी दूर अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया। ये भी संभावना है कि अगर उन्हें जल्दी उपचार मिल जाता या नज़दीक के अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया जाता तो शायद नवजोत सिंह की जान भी बच जाती। और यही आरोप नवजोत सिंह के बेटे जो हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। और आपको बता दें कि जो रफ्तार इतनी ज़्यादा थी BMW कार की कि जो दंपत्ति अंदर बैठा हुआ था उन दोनों को भी जो है वो चोट आई है। और बताया जा रहा है कि जो चालक हैं गगनप्रीत उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा नवजोत सिंह की पत्नी जो है जो कि नवजोत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी वो उनकी स्थिति जो है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका भी इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो ये आप बिलाल की रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। ये हालत देख लीजिए आप, BMW कार की ये हालत, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रहा है। कैसी जोरदार ये टक्कर रही होगी इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तभी तो नवजोत इससे पहले अस्पताल पहुंच पाते, उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी पद पर काम करने वाले नवजोत सिंह की कार दुर्घटना में मौत हुई है, जिसके बाद कुछ सवाल हैं और ये सवाल खुद उनके परिवार की तरफ से उनके बेटे नवनूर सिंह ने उठाए। दिल्ली के धौलाकुआं के पास हुआ तो उनके माता पिता का इलाज 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के अस्पताल में क्यों हो रहा है। धौलाकुआं पे उनका एक्सीडेंट हो गया BMW कार से और वहाँ से उनको फॉर सम रीज़न 22 किलोमीटर दूर यहाँ पे लाया गया। कौन से हॉस्पिटल में? ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल है GTB नगर में।
धौला कुआं से, तो 22 किलोमीटर दूर। इतना ही नहीं, नवनूर ने जिंदगी और मौत के बीच झूलती अपनी मां के इलाज पर भी सवाल उठाए हैं। जब मैं आया यहाँ पे, जब मैं पहुंचा तो एक बंदा जो उनके बाद आया था विद माइनर इंजरीज, उसको अंदर रूम में रखा हुआ, मम्मी को बाहर लॉबी में रखा हुआ। हादसे की खबर फैलते ही नवजोत सिंह के घर के इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल BMW की ऐसी कातिल रफ्तार थी जिसकी चपेट में आकर ये अफसर उसी रफ्तार का शिकार हो गए। और ऐसे में एक और रिपोर्ट अहमद बिलाल की मौके से दिखाते हैं आपको। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार BMW कार का कहर देखने को मिला है, जहां कल रविवार को तकरीबन 2 बजे के करीब एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल पर सवार जो मृतक एक शख्स की मौत हो गई। और मृतक का नाम जो है वो नवजोत सिंह है, जो कि वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। और इस हादसे में उनकी पत्नी की बेहद गंभीर हालत है और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यही वो BMW कार है और आप देख सकते हैं कि इसके आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस बात से दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस गाड़ी की रफ्तार जो है, जब हादसा हुआ तो उस वक्त इस गाड़ी की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ रही होगी कि पूरा का जो आगे का जो हिस्सा है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा जो राइट साइड में जो टायर है वो टायर जो है वो यहाँ पर डैमेज दिख रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी की जो मिरर होते हैं वो यहाँ पर जो है वो डैमेज है। और इसके अलावा एयर बैग्स देखिए यहाँ पर कि BMW कार के अंदर जो सभी एयर बैग्स हैं वो यहाँ पर जो है वो अब खुल गए, क्योंकि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जो मोटरसाइकिल है वो उसी वक्त जो है वो ज़मीन पर गिर गई। और इसके अलावा ये जो BMW गाड़ी है ये भी उसी रिंग रोड पे, यानी कि जहाँ पर यह हादसा हुआ दिल्ली कैंट इलाके में, उस जगह पर ये जो BMW कार है ये भी सड़क पर गिर गई। और ये स्क्रैच मार्क्स देखिए आप यहाँ पर कि ये इस गाड़ी पर किस तरीके का जो स्क्रैच मार्क है वो पूरी गाड़ी पे देखने को मिल रहा है। और पीछे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पीछे भी यहाँ पर इस गाड़ी का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जो मिरर है यानी कि जो शीशा है पीछे का वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। तो आप साफ तौर पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए खून के निशान जो है वो अभी भी इस गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। और हम आपको एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार से मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर आगे की तस्वीर दिखाएं। फिलहाल ये जो BMW गाड़ी है इसको दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो खड़ा किया गया है। पुलिस ने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस क्राइम स्पॉट को FSL की टीम ने जो है वो वहाँ पर भी जो तमाम जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उसको जो है वो उसको जो है वो जुटाया गया है। लेकिन आप देखिए एक बार फिर से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी की BMW गाड़ी की क्या हाल है। जो आगे का जो इंजन का जो हिस्सा होता है वो जो बोनट होती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुका है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील से ही जरा जानते हैं। सुशील, सबसे पहले तो ये बताइए कि नवजोत की पत्नी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है उनकी हालत कैसी है, और जो कार ड्राइव कर रही थी महिला उसका अभी तक पुलिस ने बयान दर्ज किया, क्या कह रही है वो? जी देखिए, जो फिलहाल गाड़ी चला रही थी उसका नाम गगनप्रीत है और वो अपने पति परीक्षित के साथ फिलहाल इसी BMW की गाड़ी में बैठकर काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी, जिसका जिक्र भी आप थोड़ी देर पहले रुमाना जी कर भी रही थी। जो नवजोत की पत्नी संदीप हैं उनका इलाज फिलहाल अभी अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें BNS की जो धारा है 238A यानी कि सबूत मिटाने के जो आरोप हैं उसके तहत फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बयान अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले में नहीं दर्ज किया गया है, चूँकि वही लोग अस्पताल लेके गए थे जो आरोप लगाए जा रहे हैं। उन आरोपों के मुताबिक यहाँ से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्पताल था वो उनके जानकार का था, जहाँ पर वो नवजोत को लेकर गए। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं गाड़ी का वो हिस्सा है जो आप देखिए कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए ऊपर आपको डैशबोर्ड पे जो महिला है उसकी चप्पल आपको दिखेगी, नीचे भी आपको यहाँ दिखेगी, और ये तमाम जो गाड़ी के अंदर का हिस्सा आप देखिए, जितने भी एयर बैग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो सारे के सारे फिलहाल खुल गए थे। तो आप
फिलहाल इस BMW की रफ्तार रही होगी जो कहीं ना कहीं टक्कर मारते हुए पिलर नंबर 57 पर टकराई। और सबसे बात यह है कि पीछे भी देखिए, पीछे भी ये पूरा का पूरा शीशा जो है वो आपको क्षतिग्रस्त दिखेगा। जो नंबर प्लेट है वो फिलहाल VIP नंबर प्लेट है 0008। तो अब इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है कि आखिर 19 किलोमीटर दूरी पर नवजोत को क्यों लेकर जाया गया, आसपास के अस्पतालों में उनका इलाज क्यों नहीं करवाया गया। इन तमाम पहलुओं के मद्देनज़र जो BNS की धारा है 238A उसको ऐड ऑन किया गया है और पुलिस की तफ्तीश को लेकर अब इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से BMW का कहर नुमाना जी देखने को मिला, ये बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि नवजोत जो हैं वो गुरुद्वारे से फिलहाल दर्शन करके वापस आ रहे थे और इतनी स्पीड में फिलहाल ये कार थी जो टक्कर मारते हुए वहाँ के पिलर में टकराती है और उसके बाद इसके साइड का पूरा हिस्सा होता है। तो पुलिस जो है जो इस पूरे कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, तकनीकी खराबी है। मैं दोबारा सुशील पांडे का रुख करूंगी, लेकिन देखिए बेहद दर्दनाक हादसा है। और एक तो हादसा और उसके बाद हादसे के बाद जिस तरीके से जो जख्मी हालत में थे नवजोत और उनकी पत्नी, उन्हें नजदीक के अस्पताल ना ले जाकर करीब 20 किलोमीटर दूर के अस्पताल में क्यों लेकर जाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी गुत्थी को सुलझाने में अब पुलिस जुटी हुई है। महिला जिनका नाम गगनप्रीत, वो ये गाड़ी चला रही थी। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल रुमाना जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मुझे बताइए कि अभी वो महिला गगनप्रीत जो गाड़ी चला रही थी, क्या वो अभी पुलिस की हिरासत में है? और जिस समय ये हादसा हुआ, गगनप्रीत अकेली गाड़ी में थी या गगनप्रीत के पति भी उस समय गाड़ी में मौजूद थे? और कौन कौन गाड़ी में मौजूद था, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक गगनप्रीत और उनके पति परीक्षित उस समय गाड़ी में मौजूद थे जब ये गाड़ी टकराई। हालांकि जब टक्कर तेज लगी तो ये बताया गया कि गगनप्रीत और जो परीक्षित हैं उन्होंने टैक्सी में नवजोत को और उनकी पत्नी को फिलहाल लेकर अस्पताल की ओर निकले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अस्पताल पास में होना चाहिए था, जहां पर उन्हें तुरंत फिलहाल इलाज करवाना चाहिए था, वो वहाँ के अस्पताल में ना ले जाकर मुखर्जी नगर के एक अस्पताल में उनका इलाज करवाने लगे। हालांकि इलाज के दौरान ही नवजोत फिलहाल यही जब पास में अस्पताल था तो इतनी दूर अस्पताल क्यों लेकर जाया गया नवजोत को? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसी का जवाब पुलिस को अब तलाशना है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुशील। हम आगे बढ़ रहे हैं, खबर मुंबई से है, जहां एक बार फिर बारिश का पानी मुंबई वालों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। मुंबई में बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मुंबई में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 घंटे मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई के लिए आज का दिन भारी साबित हो सकता है, मुंबईकरों के लिए आज का दिन भारी साबित हो सकता है। और ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, अगर बहुत जरूरी ना हो तो आज अपने घर से बाहर ना निकलें। आप जानते हैं आज हफ्ते का पहला कामकाजी दिन सोमवार का दिन है और ऐसे में लोग निकलते हैं अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए। लेकिन मुंबई पानी पानी है। मुंबई की सड़कों पर देखिए कैसे पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद है और जरा नम्रता से ही जानते हैं। नम्रता, छाता लेकर आप खड़ी हुई हैं, मतलब बारिश मुंबई में लगातार हो रही है और आज तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश होने वाली है? जी बिल्कुल रोमाना, मुंबई में बीती रात से तेज़ बरसात जारी है। मुंबई के खासतौर पर दादर, माटुंगा, सायन जो इलाके हैं वहां पर बरसात बिल्कुल भी थमी नहीं है। अंधेरी, बांद्रा की तरफ बरसात रुक रुक कर हो रही है और ऐसे में मुंबई के जो निचले इलाके हैं सायन और माटुंगा, वहां पर जल जमाव जो है वो देखने मिल रहा है। पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। BMC की तरफ से रेड अलर्ट घोषित किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भी एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य भर में और खासतौर पर मुंबई और थाने में 2 से 3 घंटों के बीच लगातार बरसात होगी, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो ऐसे में अगर बेहद ज़रूरी काम ना हो तो अपने घरों से ना निकलें। और लगातार जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव जो है देखने मिल रहा है। अब देखिए मुंबई में बरसात लगातार जारी है। हिंद माता की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो पानी है वो कुछ देर पहले निकाला गया है, लेकिन जो मुंबई के इलाके हैं सायन और माटुंगा, वहाँ की जल जमाव की स्थिति अभी भी बरकरार है।
है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा निचला इलाका आता है और वहाँ पर पानी नहीं निकल पाया है। और ऐसे में जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है कि बरसात लगातार जारी रहेगी, उसके चलते जल जमाव की स्थिति और ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। और जब हाई टाइड होगा, हाई टाइड के दौरान जो बारिश है वो और भी ज़्यादा प्रभावित करती है और जिसके चलते जो पानी है वो निचले इलाकों में वैसा का वैसा ही जमा रहता है। तो मुंबईकरों का सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है, और इस सोमवार भी इस तरह की स्थिति देखने मिल रही है। कुर्ला और माटुंगा के बीच में जो रेलवे ट्रैक है उसमें भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते जो लोकल ट्रेन है सेंट्रल रेलवे की वो 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। वेस्टर्न रेलवे जो है वो 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही है। और हार्बर लाइन की अगर बात करें तो हार्बर लाइन के जो कई ट्रैक हैं, खासतौर पर कुर्ला और वडाला के, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। एक दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है कि मुंबई का जो मोनो रेल है वो आज बरसात के चलते ठप हो गया था, क्योंकि जो ट्रैक है उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गया था। 17 यात्रियों को दूसरे मोनो रेल में शिफ्ट किया गया। इन तमाम स्थिति के बीच अगर आप मुंबई की तस्वीर देखें तो बरसात जो है वो लगातार हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में अभी अगले 3 से 4 घंटों में और तेज़ बरसात का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मुंबई और ठाणे के अलावा पुणे और रायगढ़ की बात करें तो वहाँ पे भी बारिश का कहर जारी है, बरसात लगातार जारी है। कई नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में घरों में तक पानी भर गया है। और इन तमाम स्थिति को देखते हुए खास तौर पर महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ नम्रता, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। एक तस्वीर आई है और वो सायन की तस्वीर है, जरा वो सायन की तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए आप, ये सायन इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जैसा कि हमारी सहयोगी नम्रता भी बता रही हैं कि साहब बीती रात से यहाँ मुंबई में तेज बारिश जारी है। वहीं सायन का हाल आप देख लीजिए, सड़क पर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है, निकासी का कोई रास्ता बचा नहीं है। मुंबई पर दोहरी मार पड़ती है जब तेज बारिश होती है, तो साथ ही साथ समुद्र में हाई टाइड का खतरा जब बन जाता है तो फिर पानी निकलने का कोई विकल्प बचता नहीं है और ऐसे में मुंबई डूबना शुरू हो जाती है। जितनी कोशिशें मुंबई को इस स्थिति से उबारने की, वो सारे प्रयास ठप नजर आते हैं। नम्रता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, नम्रता के पास ही आपको लेकर चलेंगे। नम्रता, सड़कों पर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है, हाई टाइड की स्थिति बनी हुई है, पानी निकलने का कोई रास्ता है नहीं। और वो बीएमसी की तरफ से भी जो कोशिशें की जाती हैं, जगह जगह पंप्स लगाए जाते हैं, वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, साइन की तस्वीरें हमने भी साझा की तो वहाँ पर कई सारे पंप लगाए गए हैं और पंप से पानी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जितने भी सीवेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पूरा जो पानी है सड़क का सीवेज में नहीं जा पाता। पंप लगाया गया है लेकिन पंप भी पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहा है। और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लगातार हो रही बरसात से पानी निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता, जिसके चलते जो पानी है वैसा का वैसा ही सड़कों पर जमा हुआ है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सायन और माटुंगा इलाके की, ये अभी की तस्वीरें हैं और लगातार वहाँ पे इसी तरह की पानी की स्थिति बनी हुई है। यानी कि बरसात के चलते ना सिर्फ सड़क पर पानी भरा हुआ है बल्कि ट्रैफिक की समस्या इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर बात करूँ तो मैं बोरीवली से लेकर जो बैंड्रा का इलाका है वहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नम्रता, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है वक्फ कानून पर। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। वक्फ कानून पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ को लेकर जो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब आज वो फैसले की घड़ी है। 22 मई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, अब आज फैसला आएगा। वक्फ कानून पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई है। वक्फ कानून पर क्या किसी तरीके की रोक लगेगी? वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर क्या रोक लगेगी? क्या स्टे लगेगा? ये वो बड़ा फैसला है जो अब से कुछ ही देर बाद आने वाला है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विस्तार से सुनवाई हुई है, जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वही बेंच अपना फैसला सुनाने वाली है। वक्फ पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? जज पहुंच चुके हैं, बेंच बैठ चुकी है और बस अब सिर्फ और सिर्फ फैसला ही पढ़ा जाना है। बिल्कुल, और फैसला आना शुरू हो गया। रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि फैसला आना शुरू हो गया है और फैसले की जो पहली महत्वपूर्ण लाइन
पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ये जो अंतरिम आदेश, अंतिम फैसला सुना रही है, अंतरिम फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है। तो पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि पूरे कानून को स्टे करने का आधार नहीं है, कुछ सेक्शंस को लेकर के अधिक विवाद है। हमने पुराने एक्ट को भी देखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है कि हमने जो पुराना कानून था वो हमने देखा है, पूरे कानून को स्टे नहीं किया जा सकता, उसका कोई आधार नहीं है। कुछ सेक्शंस को लेकर के विवाद है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब अपना जो फैसला आगे बढ़ा रही है। लेकिन रोमाना, अब तक के लिए जो फैसले की जो शुरुआती लाइन है, सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जो जानकारी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर साफ कर दिया है कि पूरे एक्ट पर स्टे यानी कि रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अब देखना यही होगा कि अगर जो कुछ जो सेक्शन है विवादित है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। और उसमें भी रोमाना हमको मैं आपको रोक रही हूँ अंकित गुप्ता, देखिए पूरे कानून पर स्टे की जरूरत नहीं है, ये बड़ी बात अभी तक जो अदालत की तरफ से कही गई है। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो 3 बिंदु, और उन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर जो विस्तार से चर्चा हुई थी और जिसके बाद अब आज फैसले आने की घड़ी है, तो एक बार फिर से जरा वो 3 पहलू बता दीजिए, किस तरीके से वो वक्फ बाय यूज और उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाए, जो प्रावधान रखा गया है कानून में, इसको लेकर मामला आगे बढ़ा है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ काउंसिल है, उसके अंदर जो गैर मुस्लिम है उनको स्थान ना दिया जाए, इसको लेकर सुनवाई हुई है। और जो तीसरा पहलू था, जी अंकित बताइए क्या अपडेट मिल रहा है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि वक्फ करने के लिए जो 5 साल मुस्लिम होने की शर्त थी उस पर रोक लगाई गई है। ये सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अभी तक देखिए जो नया कानून आया था उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कही गई थी। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये यानी कि 5 साल जो मुस्लिम होना, मुस्लिम धर्म का पालन करना जरूरी है, उसके बाद ही कोई वक्फ कर सकता है। तो जो नया कानून आया था उसमें कहा यह गया था कि कई बार ये देखा गया है कि लोगों को गुमराह करके उनकी जमीन जो हथियाने के लिए उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और इस वजह से ये 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्लॉज रखा गया था। लेकिन अभी जो जानकारी आई है सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई जा रही है। तो रोमाना, अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको लेकर के आपत्ति थी, और आपत्ति यही थी कि वक्फ तो गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये क्लॉज ठीक नहीं है जहां पर वक्फ करने के लिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात कही गई है। और दलील ये भी दी गई थी कि आप सही कह रहे हैं कि ये बात बार बार कही गई थी कि साहब आखिरकार ये कैसे तय होगा कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। और आखिरकार जो कानून में तय किया गया था कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तभी आप जो अपनी प्रॉपर्टी है वो वक्फ कर सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर है। अगली खबर मैं आपको बता दूं, कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। ये एक बड़ा बिंदु था विवाद का, और इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि कानून में जो प्रावधान कर दिया गया है कि कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा करें, अब इस पर भी रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। अंकित गुप्ता। बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आया था वो यही आया था कि आखिर एक कलेक्टर जो खुद ये जांचेगा कि वो कोई जमीन वक्फ की जमीन है या नहीं है, वो फैसला कैसे ले सकता है। तो कलेक्टर यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जी हाँ, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और ऐसे मामलों को ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। यानी कि अभी तक जो कहा गया था कि जो कलेक्टर है उसके अधिकारों को लेकर के जो सवाल खड़ा किया गया था इस कानून के बनने के बाद में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पहलू को रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ठीक है, कलेक्टर जांच करे, लेकिन कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। यानी कि अगर कलेक्टर ये कहता है कि फला जमीन जो वक्फ की नहीं बनती है, तो वो मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा, ना कि कलेक्टर का जो फैसला अंतिम फैसला होगा। और ये साफ तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि ये जो पूरा विवाद था, जो याचिकाकर्ता थे, जो मुस्लिम पक्ष थे, उनका यही कहना था कि आखिर आप ये सारे अधिकार कलेक्टर को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर तो वहां पर जो है एक तरीके से जांच अधिकारी है, और जांच अधिकारी ये तय कर देगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद बचेगा क्या। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को माना है और ये कहा है कि ऐसे मामलों को ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। तो रोमाना, हमको इन दोनों पहलुओं को फिर से बता देना चाहिए दर्शकों को। पहला पहलू ये, और ये लीजिए,
तीसरा पहलू, वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो पदेन सदस्य हैं सिर्फ वही रह सकते हैं गैर मुस्लिम, उसके अलावा कोई और गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, जबकि कानून में कहा गया था कि एक सदस्य और गैर मुस्लिम हो सकता है। तो निश्चित तौर पर यह जो वो पहलू था जिसको लेकर के लगातार यह विवाद बना हुआ था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि देखिए जो वक्फ बोर्ड की समिति है, वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड की समिति हो, उसमें कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। और माना यह भी नहीं भूलना होगा, दर्शकों को याद दिलाना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था, उससे पहले जो सुनवाई हुई थी, जो केंद्र सरकार थी उसने बाकायदा कोर्ट को भरोसा दिया था कि जब तक कोर्ट का इस मामले में कोई आदेश नहीं आ जाता, हम जो वक्फ काउंसिल है या वक्फ बोर्ड है उसमें किसी भी तरीके से गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं करेंगे। तो एक तरीके से कानून भले ही लागू हो गया था, लेकिन उस पर पूरा क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण आदेश दे दिए हैं। पहला कि 5 साल मुस्लिम होने की जो बाध्यता थी, अनिवार्यता थी, उस शर्त पर रोक लगा दी है। दूसरा, कलेक्टर के जो रोल को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे, कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर नहीं, ट्रिब्यूनल तय करेगा, ट्रिब्यूनल में मामला जाना चाहिए। और तीसरी चीज, जो गैर मुस्लिम सदस्य की बात हो रही थी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हो सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। लेकिन नुमाना अब देखना यह होगा कि क्या ये जो सीमित गैर मुस्लिम सदस्य है, क्योंकि विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उसमें फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। उस पर स्टे कर दिया गया है। नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते, और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे कानून को लेकर तो स्टे नहीं लगाया गया है, लेकिन कानून के कुछ प्रावधान जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कलेक्टर को जो पावर्स दे दी गई थी इस कानून में, कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा करे, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि कलेक्टर नहीं, ट्रिब्यूनल को ही जाना चाहिए जो भी कोई विवाद हो निपटारे के लिए। तीसरी बड़ी बात, अदालत की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनकी संख्या सीमित हो। तो ये वो 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून को लेकर। हालांकि जैसा कि आप सुन रहे थे, अभी वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बहुत लंबा ऑर्डर है और इसकी डिटेल्स के बारे में अभी और जानकारियां सामने निकल कर आएंगी, लेकिन अभी तक जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो मुस्लिम पक्ष है जिसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, वो संतुष्ट नजर आ रहा है। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि ये जो फैसला आया है वो बेहद संतुलित फैसला आया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध इसी बात को लेकर जताया गया था कि ये कौन तय करेगा कि 5 साल से आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या नहीं है, मतलब आप 5 साल से मुस्लिम धर्म उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक। दूसरी बड़ी आपत्ति जो मुस्लिम पक्ष को थी वो ये कि कलेक्टर को आपने इतनी ताकत कैसे दे दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि कलेक्टर तो कहीं ना कहीं एक सरकारी व्यक्ति होता है और वो तो सरकार के पक्ष में ही फैसला लेगा, ये संशय हमेशा बना रहेगा। उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका निपटारा किया गया है कि कलेक्टर नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल ही फैसले लेगा। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है, कुछ और डिटेल्स मिल रही है। अंकित,
बिल्कुल, देखिए अभी जो वकील ने एक जानकारी दी थी रोमाना, वो भी महत्वपूर्ण है। और वो क्या महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो याचिकाकर्ता थे उनका ये भी कहना था कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो बातें कही गई हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना है। हालांकि जो उसकी जो डेडलाइन रखी गई थी कि 3 महीने में, उसको जो बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, ये देखना होगा। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि 6 महीने की बात चल रही थी कि 6 महीने वो किया जा सकता है। तो ऐसे में अब ये तो साफ है कि जो पूरा एक्ट है वो पूरा एक्ट जो है लागू होगा इन 3 प्रावधानों को छोड़ करके। और अब जो ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे अगर इस मामले की सुनवाई करता है तो वो किस तरीके से सुनवाई को आगे बढ़ाता है। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जब 1923 का जो एक्ट बना था उस दौरान जो है ये कहा गया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए। 1953-54 में जब ये कानून में संशोधन हुआ तो उसमें मैंडेटरी किया गया, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस पहलू को नहीं छुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वक्फ की जितनी भी देश भर में प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है रोमाना, क्योंकि जो कई याचिकाकर्ता थे वो इसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि जो सालों साल जो दशकों पुरानी या जो सदियों पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, आखिर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना कैसे मुमकिन होगा, उनको लेकर के कागज कहां से आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है कोई रोक नहीं लगाई है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी बाहर आ गए हैं, जल्दी वो हमारे साथ सारी जानकारियां साझा करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में रोमाना फिर दोहरा देते हैं 3 जो बड़े पहलू जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, उन 3 पहलुओं को छोड़ करके बाकी तमाम पहलू जो इस वक्त एक्ट के क्लॉजेस में हैं वो लागू होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इन 3 पहलुओं को छोड़ करके बाकी पहलुओं पर पूरे कानून पर रोक लगाना तर्क संगत नहीं है। यानी कि कलेक्टर का अधिकार, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और उसके साथ ही में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जो है इस मामले में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या सीमित होनी चाहिए, तो ये 3 पहलुओं को छोड़ करके बाकी पूरा कानून लागू होगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। शादाब शम्स साहब चेयरमैन हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, और साथ ही आप देख रहे हैं हाजिक खान साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है। दोनों से एक रिएक्शन लेते हैं। शादाब साहब, जो ये आया है अभी तक का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक उम्मीद जगाई थी देश के मुसलमानों को कि आपके अच्छे दिन आएंगे। ये औकाफ जो लूट के अड्डे बन गए हैं, ये औकाफ जो गरीबों का हक था और चंद अमीरों के पास ये सीमित रह गया था, उस सोच को आज जो स्टे करने की बात कर रहे थे उसे पूरी तरह से खारिज करते हुए मुझे लगता है जिस तरह से आज, लेकिन जो सरकार की तरफ से कानून बनाया गया था उसी कानून के कुछ प्रावधानों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ना। तो मतलब सरकार ने जो कानून बनाया था उसमें कमी रह गई थी, तभी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कई बार हमारी समझ से सब कुछ नहीं होता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बेहतर समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है तभी क्योंकि निर्णय आया है। सब लोग कंप्लीट पढ़ लें, उसके बाद मैं उस पर रिएक्शन दूंगा। लेकिन मोटे तौर पे जो कह रहे थे कि ये डस्टबिन है, कूड़ा है, ये एक्ट किसी लायक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया और कह दिया कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन बड़ी आपत्ति जो जताई जा रही थी मुस्लिम समाज की तरफ से कि साहब आप कलेक्टर को कैसे सारी पावर दे सकते हैं, कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है, और जब उस पर फैसले की बात आएगी तो फिर मुस्लिम समाज के मन में सबसे बड़ा संशय यह था कि वो तो सरकार के पक्ष में ही फैसला लेगा। तो वो संशय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि विवाद का फैसला करने का हक जो है वो ट्रिब्यूनल का ही होगा। ट्रिब्यूनल के पास आप जाइए विवाद लेकर। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं, और जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था निपुण सहगल कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। निपुण से ही जानते हैं ये फैसला। निपुण बताइए इसके बड़ी बातें, मेन पॉइंट्स। निपुण एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।